इस वक्त जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आज साल का आखिरी दिन है। इसको रिकॉर्ड करके एडिट, प्रोसेसिंग और अपलोडिंग करते करते जब ये आप लोगों के पास पहुंचेगा तो उस वक्त नया साल लगने वाला होगा, या जब आप देख रहे होंगे तो नया साल लग चुका होगा। तो आप सब लोगों को मेरी तरफ से नया साल मुबारक हो। आज के इस व्लॉग में हम द लेजेंड ऑफ मौला जट के एक और माइलस्टोन यानी डोमेस्टिक में 100 करोड़ 80 दिन में मौला जट ने 100 करोड़ कमाकर पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में किसी भी पाकिस्तानी फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ये पहली बार है कि किसी पाकिस्तानी फिल्म ने डोमेस्टिक सर्किट में 100 करोड़ का बिजनेस किया है। और साथ ही आज हम साल 2022 में बॉलीवुड और लॉलीवुड का कंपैरिजन करेंगे। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। दोस्तों, जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था तो मेरे जहन में बहुत सारे टॉपिक्स थे। मैंने शुरू में बहुत सारे टॉपिक्स पे बात की और आहिस्ता आहिस्ता मेरा ये चैनल जो है ये फिल्म और क्रिकेट के गिर्द रह गया। लेकिन कुछ दोस्तों ने मुझसे इस बात की शिकायत भी की है। तो कल या परसों में मैं एक व्लॉग करूंगा जिसमें मैं आपको साल 2022 पाकिस्तान के लिए कैसा रहा वो तो सबको पता है, और साल 2023 में हम क्या उम्मीदें लगा सकते हैं इस पे बात करेंगे। लेकिन आज फिलहाल कुछ फिल्मी बातें हो जाएं। साल का आखिरी दिन है, हल्ले गुल्ले का दिन है, हल्ला गुल्ला करते हैं। तो जनाब, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट ने पाकिस्तान में 80 दिन में यानी कल जुम्मे के दिन की कलेक्शन को शामिल करने के बाद 100 करोड़ की कलेक्शन का टारगेट अचीव किया, जो जाहिर है पाकिस्तान में पहली बार हुआ है। ये लफ्ज पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस हुआ है कि डोमेस्टिक सर्किट में 100 करोड़ का बिजनेस। ये इस बात को साबित करता है कि पाकिस्तान में भी ऑडियंस फिल्म देखने के लिए बाहर आती है, और अगर फिल्म अच्छी हो तो हमारी ऑडियंस 100-120 करोड़ का सर्किट हमारा अपना भी है, और हमारे लोग जो हैं बड़े बजट की फिल्में बना सकते हैं। इस साल 2022 में ये एक अजीबोगरीब साल रहा। इस साल रिवर्स हो गया। बॉलीवुड जो साउथ एशिया में फिल्मों का हब है, बॉलीवुड के साथ आप साउथ की फिल्में अलग है, रीजनल लैंग्वेजेस की फिल्में और है, और पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है। लेकिन जाहिर है इस सर्किट में जो सबसे ज्यादा फिल्में देखी जाती हैं वो बॉलीवुड की देखी जाती हैं। लेकिन ये साल बॉलीवुड के लिए इंतहाई बुरा रहा। बॉलीवुड के लिए ये साल बुरा रहा और अक्षय कुमार के लिए तो ये तबाहकुन रहा। आज सरसरी से इन फिल्मों का जिक्र करते हैं। अक्षय कुमार की इस साल 5 फिल्में रिलीज हुई। बच्चन पांडे, सम्राट पृथ्वीराज, रक्षाबंधन, राम सेतु और कठपुतली, और ये सारी फिल्में ही ऑलमोस्ट डिजास्टर साबित हुई। सिर्फ रक्षाबंधन थोड़ा सा अपना एवरेज में गई क्योंकि उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम थी, सिवाय उसमें अक्षय कुमार के कोई ऐसा स्टार नहीं था जिसकी वजह से उसकी प्रोडक्शन बढ़ती। अदरवाइज फिल्म की कलेक्शन उसकी भी ज्यादा नहीं थी। लेकिन अक्षय कुमार जो हिट फिल्में देने की मशीन था वो इस साल इंतहाई बुरी तरह से नाकाम रहा। दूसरे नंबर पे इस साल 5 या 6 सालों बाद रणबीर कपूर की 2 फिल्में रिलीज हुई, शमशेरा और ब्रह्मास्त्र। दोनों मेगा बजट फिल्में थीं। ब्रह्मास्त्र ने बहुत सारे पैसे कमाए, लेकिन वो अपने बहुत सारे पैसे कमाने के बावजूद भी लॉस में चली गई और उसके आगे फ्लॉप जगमगा रहा है। जबकि शमशेरा को तो किसी ने घास भी नहीं डाली। ये साल इंडिया में अजय देवगन के लिए मुनासिब रहा। गंगूबाई काठियावाड़ी और रनवे 34 के अलावा थैंक गॉड अच्छी रही। जबकि दृश्यम 2 शायद इस साल की बॉलीवुड की वाहिद सुपरहिट फिल्म साबित हुई, जिसने ना सिर्फ प्रोड्यूसर को प्रॉफिट दिया है और बल्कि वो चल रही है। और जिस तरह से पाकिस्तान में मौला जट को रोकने वाला कोई नहीं है, इसी तरह से बॉलीवुड में दृश्यम 2 चल रही है। लेकिन दृश्यम 2 अगेन साउथ की एक फिल्म का रीमेक थी, लेकिन ये पब्लिक भी जबरदस्त है ना। इसी साल बॉलीवुड की सबसे महंगी फिल्म विक्रम वेदा रिलीज हुई, जिसमें ऋतिक रोशन और सैफ अली खान थे। विक्रम वेदा साउथ की इसी नाम की फिल्म का रीमेक थी, वो बुरी तरह से नाकाम हुई। जबकि दृश्यम 2 का ही रीमेक थी और बहुत अच्छी तरह से कामयाब हुई। ये पब्लिक है कब क्या चाहती है कुछ समझ में नहीं आता। कहीं शायद कुछ बायकॉट बॉलीवुड वालों का भी हाथ रहा हो, क्योंकि इस साल वरुण धवन की भेड़िया
बुरी तरह से नाकाम हुई। लेकिन सबसे बड़ा डिजास्टर साल के आखिर में हुआ जब इस साल की सबसे बड़ी फिल्म रोहित शेट्टी, बॉलीवुड में बहुत सारे स्टार्स हैं लेकिन बहुत कम ऐसी फिल्में होती हैं जो अपने डायरेक्टर के नाम से जानी जाती हैं। रोहित शेट्टी का शुमार उन डायरेक्टर्स में होता है जो फिल्म की कामयाबी की जमानत है। 10 लगातार सुपरहिट फिल्मों के बाद सर्कस फिल्म रिलीज की और सर्कस फिल्म ने बॉलीवुड में इस साल एक अजीब सी सनसनी फैला दी है। इतनी बुरी तरह से नाकामी का शिकार हुई है कि उस फिल्म को देखने वाला कोई नहीं, बल्कि बहुत दूर दूर तक नहीं। सर्कस के दूसरे जुम्मे का बिजनेस जो है वो दृश्यम 2 के 7वें 8वें जुम्मे से कम के बराबर ही है। इससे अंदाजा हो सकता है रोहित शेट्टी को शायद थोड़ा सा गुरूर। कपिल शर्मा के प्रोग्राम में रोहित शेट्टी के बारे में कहा जा रहा था कि ये नए दौर के मनमोहन देसाई हैं, जिसपे रणवीर सिंह ने कहा कि इसका मतलब ये होगा कि मैं इस नए दौर का अमिताभ बच्चन हूं। लेकिन ये जोड़ी इंतहाई फ्लॉप रही, जबकि रणवीर सिंह के लिए ये साल बहुत बुरा रहा। रणवीर सिंह की एक और फिल्म जयेश भाई जोड़ीदार कब आई कब चली गई लोगों को पता भी नहीं चला। डिजास्टर साल है। इससे पहले पिछले साल 83 भी रणवीर सिंह की बहुत ही डिजास्टर फिल्म थी। ओवरऑल अगर देखा जाए तो सिवाय दृश्यम 2 के इस साल कोई भी फिल्म जो है वो सुपर डुपर हिट नहीं हुई। या एक और फिल्म कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 2, उसने हैरत अंगेज तौर पे कामयाबी हासिल की और काफी चली। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के लिए ये साल बड़ा बेहतरीन रहा। हमारी बकरीद पे रिलीज होने वाली फिल्म लंदन नहीं जाऊंगा ने सुपर डुपर बिजनेस किया था, और अगर द लेजेंड ऑफ मौला जट रिलीज ना होती तो लंदन नहीं जाऊंगा इस साल की सबसे ज्यादा कामयाब फिल्म होती। जबकि उसके साथ रिलीज होने वाली फिल्म कायदे आजम जिंदाबाद ने भी अच्छा बिजनेस किया था और ये दोनों फिल्में ऑडियंस को सिनेमा तक ले आई थी। ये हमारे लॉकडाउन के बाद सिनेमा थोड़ी देर से खुले हैं, इसलिए ये फिल्में जुलाई में रिलीज हुई। अपने जमाने के सुपरहिट डायरेक्टर सैयद नूर की एक फिल्म तेरे बाजरे दी राखी रिलीज हुई, जिसमें जन्नत मिर्जा मशहूर टिकटॉकर ने हीरोइन का किरदार अदा किया था। बहुत अच्छी हीरोइन लग रही थी देखने में, लेकिन ये फिल्म लोगों को अपील ना कर सकी। लेकिन द लेजेंड ऑफ मौला जट ने एक नया पैथवे क्रिएट किया। ये खुद तो सुपर डुपर हिट हुई, साथ ही इसके साथ रिलीज होने वाली इसके बाद जो 3 मजीद फिल्में रिलीज हुई, टिच बटन, जर्रार और जॉयलैंड, ये फिल्में भी तकरीबन कामयाब हुई, जिसमें से टिच बटन ने अच्छा खासा बिजनेस किया है और कर रही है, जबकि जॉयलैंड एक सरप्राइज फैक्टर था। ये एक ऐसी फिल्म थी जो अमूमन मासिस को या आम लोगों को नहीं पसंद आती, लेकिन बहरहाल ये फिल्म अच्छा बिजनेस कर रही है, बल्कि जर्रार से शायद बेहतर जा रही है। जर्रार उस तरह से काम बिजनेस नहीं कर सकी जिस तरह से एक्सपेक्टेड था। जर्रार के बारे में मेरी राय गलत साबित हुई। मुझे लगता था कि फिल्म बड़ी सुपर डुपर हिट होगी, लेकिन उसका इंग्लिश में होना शायद उसके लिए नेगेटिव पॉइंट रहा। जबकि जॉयलैंड के बारे में मेरा ख्याल था कि ये फिल्म आएगी और चली जाएगी, कोई इसको नोटिस नहीं करेगा, लेकिन ये फिल्म सुपर हिट हो गई। आपका हर अंदाजा कभी भी दुरुस्त नहीं हो सकता, लेकिन साथ ही ये साल जो है पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बेहतरीन साल साबित हुआ है, जहां से हमारी फिल्में नोटिस होना शुरू हुई हैं। और सबसे अहम बात यह है कि हमारे अंदर एक सेल्फ सफाई आया है कि अब हमारी फिल्में जो हैं वो बैनुल अक़वामी मियार की भी हैं, दुनिया में देखी जा रही हैं, पूरी दुनिया में बिजनेस कर रही हैं। और हमारी फिल्में अब हमें बॉलीवुड और लॉलीवुड का कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है। हमारी फिल्में हमारी हैं, उनका अपना कंटेंट है, उनका अपना मिजाज है, उनका अपना स्टाइल है, और ये स्टाइल बेहतर से बेहतर होता चला जाएगा। मिलेंगे अगले किसी व्लॉग के साथ। शुक्रिया।